Hello guys, welcome back in my class. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रिमूव टू का पहला पार्ट पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने रिमूव टू को समझा होगा और सिंपल जो रिमूव टू होते हैं वो अब आराम से आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से मैंने कल आप लोगों को बताया था, निश्चित रूप से आप लोगों को बड़ा आसान लगा होगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है, जो जटिलताएं हैं, उसको लेकर आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं। तो चलिए रिमूव टू का पार्ट 2 वीडियो 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे द काउ इज टू वीक टू गिव मिल्क, बड़ी आसानी से आप समझे होंगे। आप समझ गए होंगे कि पहले आपको ये दोनों चेंज करना है और टू के जगह सो और इस टू के जगह दैट आप लगा देंगे, यानी बाकी आप उतार दोगे। यानी द काउ इज सो वीक दैट, इतना तो आप आराम से कर लिए होंगे। अब सब्जेक्ट हमारा द काउ है, तो समझ गए होंगे कि इसका जो सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? इट होगा, क्योंकि आदमी को छोड़ करके जितने भी चीज है, चाहे जीव जंतु हो, सबके लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। हालांकि फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन में मैंने कहा था कि इंडिया और काव ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम मां भी कहते हैं। गो माता, भारत माता, और उस संदर्भ में गाय के साथ हम सी का भी प्रयोग कर सकते हैं और इंडिया के साथ भी हम सी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इट को ही रख रहे हैं। इट, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब अगर इज है तो आप लगा दोगे कैन नॉट, बाकी गिव मिल्क। आराम से आपने बना दिया होगा। यानी गाय उतनी कमजोर है कि वह दूध नहीं दे सकती है। लेकिन अब चलिए यहां देखते हैं। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, तो आप अपने तरीके से बना दीजिएगा द ट्री इज सो हाई दैट इट कैन नॉट क्लाइम। बड़ी आसानी से आपने बना दिया होगा पहले के नियम की तरह। लेकिन चलिए अब इसका हम मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम का मतलब हुआ कि वृक्ष उतना ऊंचा है कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता है। और हमने जो बनाया उसका मीनिंग क्या हुआ? द ट्री इज सो हाई, वृक्ष उतना ऊंचा है कि इट कैन नॉट क्लाइम, वह चढ़ नहीं सकता है। ये इट यहां ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट निर्जीव हो तो इट लगा देंगे आप। तो इसका मतलब हो गया कि वृक्ष उतना बड़ा है, उतना ऊंचा है कि वृक्ष चढ़ नहीं सकता है। यह मीनिंग सुटेबल हुआ? मीनिंग नहीं आया। इसका मतलब यह रॉन्ग हो गया। यानी कल के नियमानुसार अगर आप इस प्रकार के वाक्य को बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका सही रूप क्या होगा, अब हम यहां देखते हैं। रूल, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा,
निर्जीव हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो या इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट अस्पष्ट नहीं हो। इन्फिनिटिव आप लोग समझ रहे हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब के पहले यदि टू लगा रहे तो वो इन्फिनिटिव, और आपको पता है कि हर रिमूव टू में एक इन्फिनिटिव होता है। तो आप इसी को समझिए कि यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो यानी सब्जेक्ट अस्पष्ट नहीं हो, तो इस स्थिति में दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग किया जाता है। इसको गौर कीजिएगा। यानी अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो और अगर आप जनरल रूल से बनाते और उसका नियम अगर पूरा नहीं होता है, अगर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो वैसे जगह में सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में, यानी दैट के बाद आप ये जान लीजिए, क्योंकि दैट के बाद सेकेंड सब्जेक्ट ही होता है, सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां आपने इट का प्रयोग किया वहां अगर आप वन लगा देंगे, अब यह सही हो जाएगा, क्योंकि अब मीनिंग क्या हो गया कि वृक्ष उतना ऊंचा है, वन से व्यक्ति का बोध होता है कि कोई चढ़ नहीं सकता, वन कैन नॉट क्लाइंब। आप चाहें तो अपने मन से वन इट जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। वन कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट या वन कैन नॉट क्लाइंब। बात समझ में आई? अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर निर्जीव हो तो वैसे वाक्य का सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में आप वन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? अब सेकेंड देख लीजिए। अब तालाब भी निर्जीव है, तो द पॉन्ड इज सो डीप दैट, इतना दूर तक तो आप आराम से दे दोगे। अब पॉन्ड को देख करके आपको ईट लगाओगे, लेकिन नहीं, क्योंकि फिर अर्थ क्लियर नहीं होगा। तो निर्जीव जहां भी रहे वहां हम सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में अब वन लगाएंगे। याद रखिएगा, वन के जगह हम नन भी लगा सकते हैं, नन भी लगा सकते हैं, लेकिन नन लगाएंगे तो बहुत विद्यार्थी से गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर नन लगाओगे तो जो आप कैन नॉट और कुड नॉट लगाते हो वहां आपको नॉट हटा देना पड़ेगा। तो आपकी तो रिमूव टू में आदत बन चुकी होगी कैन नॉट और कुड नॉट का। उस स्थिति में आप नन का प्रयोग न करें। अगर नन का आप प्रयोग करते हैं तो कैन और कुड के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नन में ही नॉट छिपा हुआ है। इसलिए बेहतर होगा हमारी आदत कि हम वन का प्रयोग करें। तो वन अब इज है तो आराम से आप दे दीजिएगा कैन नॉट डाइव, यानी तालाब उतनी गहरी है, उतना गहरा है कि उसमें गोता कोई नहीं लगा सकता। क्लियर हो गया? तो निर्जीव वाले को आप समझ गए। फिर ध्यान दीजिएगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब यहां फिर आपको कंफ्यूजन होगा। इसका बनाओगे द न्यूज इज टू गुड वन कैन नॉट बी ट्रू। अब अभी जो मैंने आपको नियम बताया उसके आधार पर आप ये बना दोगे। चलिए आप मीनिंग को देख लीजिए। ऊपर का मीनिंग हुआ कि समाचार उतनी अच्छी है कि सही नहीं हो सकता है। अगर कोई अभी मुझे कहे कि सर अगला प्रधानमंत्री आप बनेंगे,
ये समाचार तो बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन इज इट पॉसिबल? ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आपने बना दिया द न्यूज इज शो गुड, सो गुड, फिर आप दैट तो दोगे ही। यानी पहले के नियम के अनुसार द न्यूज इज सो गुड दैट वन कैन नॉट बी ट्रू। इसका मतलब हो गया समाचार उतनी अच्छी है कि कोई सच नहीं हो सकता है। फिर कंफ्यूजन। अब इस जगह वन का प्रयोग नहीं करके हम इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि न्यूज के लिए यहां सब्जेक्ट क्या आएगा? इट। यानी द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे कि सर आप कंफ्यूजन में डाल दिए। एक जगह अगर निर्जीव है तो आप वन बता रहे हो, फिर अगर निर्जीव है तो कहीं आप इट भी बता रहे हो, तो हम ये कैसे समझेंगे कि वन कहां लगाए और इट कहां लगाए? प्यारे बच्चों, आपको मैं एक ट्रिक दे देता हूं, आप उतना मीनिंग नहीं समझ पाओगे। आप एक चीज याद रखना, अगर वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव है तो सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में आप वन ही लगाओ, लेकिन यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव है, ध्यान से इस जगह सुनिएगा, और अगर आपका इन्फिनिटिव बी रहे, बी, यानी अगर वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो और इन्फिनिटिव के रूप में बी रहे, उस जगह आप वन का प्रयोग न कर इट का प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? जैसे अगर रहे द रॉड इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी बैंडेड। द रॉड इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी बैंडेड। अब आप क्या बना दोगे? क्योंकि आपने देख लिया इन्फिनिटिव बी है, तो द रॉड इज शो स्ट्रॉन्ग दैट। अब आप बी देख लिया तो सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में इट ही लगाओ। इट कैन नॉट बी बैंडेड। सॉरी, एक मिनट, सॉरी बच्चों, अब यहां देखोगे द रॉड इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी, सॉरी, बैंड का भीतरी बैंड होता है, तो द रॉड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी बैंड। तो आपने क्या देखा? अगर सब्जेक्ट निर्जीव हो और अगर हमारा इन्फिनिटिव बी रहे तो हम इट लगाएंगे, अदरवाइज हम निर्जीव वाले में वन सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ले लिया आपने? अब यहां ध्यान देना, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट और है। अब यही वाक्य अगर रहे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द पॉन्ड इज टू डीप फॉर अस टू डाइव। ध्यान देना बच्चों, फिर से कंफ्यूजन आ गया। अभी आपने क्या देखा कि पहले के क्वेश्चन में फॉर मी
और फॉर अस जुड़ दिया गया, जुड़ गया। ध्यान रहे। फिर रूल नंबर 2, यदि इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब, इन्फिनिटिव पहले बता दिया 2 प्लस वर्ब के पहले फॉर प्लस एन ऑब्लिक पी मतलब नाउन या प्रोनाउन। ध्यान रहे, अभी मैंने क्या कहा, यदि इन्फिनिटिव के पहले फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन रहे तो रिमूव टू चेंज करते वक्त चेंज करते समय फॉर को हटा दिया जाता है तथा फॉर के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को ही सेकेंड सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या समझा आप लोगों ने? अगर वर्ब के पहले फॉर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लगा रहे तो कहता रिमूव टू बनाते समय आप फॉर को हटा दीजिए और फॉर के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसी को आप सेकेंड सब्जेक्ट बना दीजिए। यानी अब क्या बनेगा, द ट्री इज सो हाई दैट, क्योंकि ये पूरा तो हमें उड़ा दिया, दैट आ गया। अब बोलता है कि सेकेंड सब्जेक्ट फॉर के बाद वाले को ही बनाना है। अब ध्यान रहे यहां मी दिया हुआ है तो आपको पता है कि मी कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मी प्रोनाउन का सेकेंड रूप है, याद होगा आपको, फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। यानी मी हमेशा ऑब्जेक्ट होता है तो मी का बड़ा भाई क्या होता है, सब्जेक्ट, आई। यानी मी को हमने चेंज कर दिया आई, बाकी कर देंगे आई कैन नॉट क्लाइंब। समझ में आई बात? फिर से समझिए, अगर टू के पहले फॉर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, ऐसे वाक्यों में जो सेकेंड सब्जेक्ट आप बनाओगे वो आप प्रोनाउन को ही बना देना है। तो फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव रूप रहेगा, उसको आप सब्जेक्टिव रूप बना दीजिएगा। जैसे आप नीचे वाले को अगर आप बनाओगे तो द पॉन्ड इज सो डीप दैट आप दे दिए। अब यहां हमारा है अस, तो अस क्या चेंज हो जाएगा, आपको पता है, वी कैन नॉट डाइव। यानी तालाब उतना गहरा है हम लोगों के लिए कि हम लोग उसमें तैर नहीं सकते। समझ गया होंगे? तो निर्जीव वाले में थोड़ा सा रिमूव टू में प्रॉब्लम है, तो हमने बता दिया कि निर्जीव रहे तो सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में वन लगाइएगा। अगर निर्जीव वाले में इन्फिनिटिव अगर बी रहे तो सेकेंड सब्जेक्ट इट लगाइएगा। तीसरी बात मैंने बताया, वर्ब के पहले अगर फॉर से जुड़ा हुआ नाउन या प्रोनाउन रहे तो सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में उसी को बना देंगे। प्रोनाउन है तो उसको आप चेंज कर दोगे, लेकिन अगर रहता यहां फॉर राम तब तो राम का राम ही हो जाता, राम का तो कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब लास्ट कड़ी बच गया कि सिंगल टू को हम रिमूव टू में कैसे बदलें। चलिए अब आप ध्यान देंगे सिंगल टू वाले रिमूव टू को बदलने के नियम। अभी तक आप रिमूव टू में जितने भी वाक्य बनाए हर जगह आपको 2 टू मिल रहा था, एक डबल वो वाला टू और एक सिंगल वो वाला टू, लेकिन अब केवल एक ही टू मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों वाक्य में केवल सिंगल टू है। अब आप इसको पहले के नियम की तरह चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको नियम को कैसे चेंज करेंगे, सॉरी ये ऐसे वाक्यों को हम कैसे रिमूव टू में चेंज करेंगे? रूल नंबर 1, सबसे पहले टू को हटाकर उसके बाद वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। एक नया टर्म आ गया यहां, कंपैरेटिव। ध्यान रहे बच्चों, मैंने आप लोगों को डिग्री अभी नहीं पढ़ाया, बाद में पढ़ाएंगे।
लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोग इतना जरूर जानते होंगे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का जब डिग्री चेंजिंग होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होता है। यहां कहता है कि टू के बाद वाले, आपको मैंने बताया था कि टू के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, तो उसको आप कंपैरेटिव में बदल दें। तो फिलहाल आप इतना ही जान लें, अगर नहीं भी जानते हैं, किसी भी वर्ड को अगर कंपैरेटिव बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, तो उस वर्ड में ER लगा दिया जाता है। जैसे बिग है तो बिगर, स्मॉल है तो स्मॉलर, स्वीट है तो स्वीटर, डीप है तो डीपर, यानी वर्ड में ER लगा दीजिए, कंपैरेटिव हो जाएगा। जब हम डिग्री पढ़ाएंगे तो डिटेल से मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा, अगर वर्ड का साइज 6 लेटर से अधिक हो या 6 लेटर का हो, तो उसमें आप ER लगा करके कंपैरेटिव नहीं बना सकते। वहां नियम क्या है, अगर वर्ड बड़ा हो तो उसमें ER न लगाकर उस वर्ड के पहले आप मोर लगा दीजिए। जैसे इंटेलिजेंट तो बड़ा वर्ड है, तो इंटेलिजेंटर नहीं होगा, उसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। जैसे नॉटी, मोर नॉटी, डेंजरस, मोर डेंजरस, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड। यानी अगर वर्ड का साइज बड़ा हो तो उसमें ER न लगाकर उस वर्ड के पहले आप मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा। यहां तक समझ गए? दूसरा नियम, उसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। तो कंपैरेटिव का नियम ही है कि जहां भी कंपैरेटिव डिग्री आता है प्रायः उसके बाद देन लगता है। चलिए मैं नियम के अनुसार करते चलूं, तो यू आर टू, तो पहले आप उतार दीजिए यू आर, इसमें टू को हटा देना है और टू के जगह आप सो नहीं लगाएंगे, के बाद वाले शब्द को कंपैरेटिव में मोर, सॉरी नॉटी। ध्यान रहे, पहला नियम हमने लागू कर दिया, कंपैरेटिव में बदल दिया टू के बाद वाले शब्द को, उसके बाद देन लगा दिया, बहुत इजी है। देन के बाद वाक्य के टेंस के अनुसार ध्यान रखिएगा, यानी देन के बाद केवल आपको इट इज या ऑब्लिक इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करना है। यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कुछ नहीं देखना। देन के बाद अगर टेंस में इज लगा हो, इज MR, तो आप इट इज लगा दीजिएगा, और अगर वाज वेयर लगा हो तो इट वाज लगा दीजिएगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। देन के बाद हमको जोड़ देना है इट इज प्रॉपर, यानी यू आर टू नॉटी का क्या हो गया, यू आर मोर नॉटी देन इट इज प्रॉपर। इसको आप कैसे बनाओगे, सुगर इज स्वीटर देन इट इज प्रॉपर। कोई दिक्कत? सॉरी, ध्यान दीजिएगा, हम टी लगाते हैं यहां, टी, हां, टी इज टू स्वीट, तो क्या बन गया, टी इज स्वीट का हमने कंपैरेटिव बना दिया स्वीटर, देन लगा दिया, इट इज प्रॉपर उतार दिया। सी वाज टू वीक, क्या बनाइएगा, सी वाज वीक का कंपैरेटिव बना दीजिए वीकर। ध्यान रहे बच्चों, देन में THAN का प्रयोग करना है, क्योंकि एक EN वाला भी होता है, ध्यान रहे, उसका मतलब होता है तो या तब। जब हम आपको बताए थे वो कंडीशनल सेंटेंसेस, यहां है THAN,
तो शी वाज वीकर देन इट इज प्रॉपर। यानी बहुत सिंपल है सिंगल टू को बदलने का कि टू के बाद वाले वर्ड को कंपैरेटिव बदल दीजिए, उसके बाद देन लगा दीजिए, उसके बाद आप हर जगह इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर लगा दीजिए। लेकिन फिर मैंने एक चीज नया एक और नियम लिखा है, देन के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड बी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी इसको आप बना सकते थे यू आर मोर नॉटी देन। अब यहां क्या है, अगर आप शुड का प्रयोग, हालांकि इस नियम को आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि कंपटीशन की तैयारी आपको आगे करनी है, तो मैं पूरा डिटेल से पढ़ाता हूं, इसलिए मैं सारे चीज को रखता हूं, खाली समझ लीजिए। यानी अगर देन के बाद आप चाहें इट इज प्रॉपर ना प्रयोग करके शुड प्लस सब्जेक्ट बी भी लगा सकते हैं। यानी आप देन के बाद सब्जेक्ट, तब फिर क्या हो जाएगा, यू शुड बी, है ना। जैसे यहां बना सकते थे इसको सी वाज वीकर देन शी शुड बी। दोनों प्रकार से मैंने बता दिया, लेकिन आप इट इज प्रॉपर इट वाज प्रॉपर से बनाइएगा, इससे आसान कुछ नहीं है। अब हम आपको प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, सारे लोग प्रैक्टिस सेट को बढ़िया से बना लीजिएगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करेंगे और फिर हम लोग गूगल मीट से मिलकर के इसका समाधान भी करेंगे। थैंक यू।